नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक नया प्रयास आरंभ कर रहे हैं और इसमें हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा झूठन का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये एक बड़ा कार्य है और इस पुस्तक को सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से समेट पाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम एक पूरी श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं आज से, जिसके अंतर्गत आज और आने वाले कुछ दिनों में हम शब्द ब शब्द ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई आत्मकथा झूठन का अध्ययन करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण आत्मकथा है और दुनिया की अनेक भाषाओं में इस आत्मकथा का अनुवाद किया गया है। लेकिन इस आत्मकथा को पढ़ने से पूर्व हमारे लिए कुछ सामान्य बातों को जानना आवश्यक है, क्योंकि यदि हम उन बातों को ध्यान में रखकर इस आत्मकथा का अध्ययन करेंगे तो हम बहुत बेहतर तरीके से इस आत्मकथा को समझ सकेंगे। दोस्तों, 1950 में 26 जनवरी को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो शिक्षा के क्षेत्र में अनेक बदलाव आए और उन्हीं बदलावों से होकर भारतीय समाज का एक हिस्सा गुजरा। उसी हिस्से के अनुभवों को इस आत्मकथा में समेटने का प्रयास किया गया है। हम जानते हैं कि पारंपरिक रूप से भारत का समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें जो पहले 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उन्हें शिक्षा अर्जित करने का अधिकार था और वो लोग विद्यालयों में जाकर पढ़ सकते थे। जबकि चौथा जो वर्ण था, शूद्र, उसे विद्यालयों में जाकर शिक्षा अर्जित करने का कोई अधिकार नहीं था। इस शूद्र वर्ग की खासियत ये थी कि संख्या की दृष्टि से ये सबसे बड़ा था, लेकिन हालत इसकी सबसे ज़्यादा खराब थी। इस वर्ग को विद्यालयों में जाकर शिक्षा अर्जित करने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ तो इसमें भारत के सभी लोगों को समान मानकर शिक्षा अर्जित करने का अधिकार प्रदान किया गया और इसी कारण शूद्र वर्ण के अनेक लोग विद्यालयों में जाकर शिक्षा अर्जित करने लगे, क्योंकि संविधान ने इन लोगों के लिए शिक्षा के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए थे। तो पहली बार संविधान लागू होने के पश्चात शूद्र वर्ण के लोग जो विद्यालयों में गए, उनके अपने अनुभव कैसे थे, उसी अनुभव को आधार बनाकर लिखी गई है यह आत्मकथा झूठन। कहा जाता है कि जब शूद्र वर्ण का पहला वर्ग जो 1950 और 60 के दशक में विद्यालयों में गया और उसने शिक्षा अर्जित की, तो शिक्षा अर्जित करने के बाद इन लोगों ने अपने अनुभवों को किताबों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से समाज के सामने रखा। महाराष्ट्र में इन लोगों ने एक पूरा आंदोलन चलाया जिसे दलित पैंथर्स कहा जाता है और इसके माध्यम से शिक्षित वर्ण के लोगों ने, जो पहली बार विद्यालय में गए थे, फर्स्ट जनरेशन लर्नर थे, शूद्र वर्ण के लोग थे, उन्होंने अपने अनुभवों को समाज के सामने रखा। इन्हीं लोगों में से एक ओम प्रकाश वाल्मीकि भी थे। तो उनका यह अनुभव कैसा था, शब्द ब शब्द हम इसी आत्मकथा को उनके नज़रिए से जानेंगे। दूसरी बात ये कि यह पुस्तक 2 खंडों में प्रकाशित है। मेरे पास जो पुस्तक है ये राधा कमल प्रकाशन से प्रकाशित है और 2 खंडों में प्रकाशित है। पहले खंड में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने शैक्षिक अनुभवों को हमारे सामने रखा है, जबकि दूसरा जो खंड है वो ये बताता है कि इस आत्मकथा को लिखने की प्रक्रिया क्या थी। तो हम शब्द ब शब्द इस आत्मकथा को पढ़ेंगे और जानेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि के उन अनुभवों को जो उन्होंने शैक्षिक जीवन के दौरान अनुभव किए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आरंभ करते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा झूठन का शब्द ब शब्द अध्ययन। हमारा घर चंद्रभान तगा के घेर से सटा हुआ था। उसके बाद कुछ परिवार मुसलमान जुलाहों के थे। चंद्रभान तगा के घेर के ठीक सामने एक छोटी सी जोहड़ी यानी जौहड़ का स्त्रीलिंग थी, जिसने चूल्हों के बगड़ और गांव के बीच एक फासला बना दिया था। जोहड़ी का नाम डब्बोवाली था। डब्बोवाली नाम कैसे पड़ा कहना मुश्किल है। हाँ, इतना जरूर है कि इस डब्बों वाली जोहड़ी का रूप एक बड़े गड्ढे के समान था, जिसके एक और तगाओं के पक्के मकानों की ऊंची दीवारें थी,
जिनसे समकोण बनाती हुई जीवरों के 2-3 परिवारों के कच्चे मकानों की दीवारें थी। उसके बाद फिर तगांव के मकान थे। जोड़ी के किनारे पर चूड़ों के मकान थे, जिनके पीछे गांव भर की औरतें, जवान लड़कियां, बड़ी बूढ़ी, यहाँ तक कि नई नवेली दुल्हनें भी इसी डब्बों वाली के किनारे खुले में टट्टी फरागत के लिए बैठ जाती थी। रात के अंधेरे में ही नहीं, दिन के उजाले में भी पर्दों में रहने वाली त्यागी महिलाएं घूंघटे काढ़े, दुशाले ओढ़े इस सार्वजनिक खुले शौचालय में निवृत्ति पाती थी। तमाम शर्म लिहाज छोड़कर वे डब्बों वाली के किनारे गोपनीय जिस्म उघाड़कर बैठ जाती थी। इसी जगह गांव भर के लड़ाई झगड़े गोलमेज कॉन्फ्रेंस की शक्ल में चर्चित होते थे। चारों तरफ गंदगी भरी होती थी, ऐसी दुर्गंध की मिनट भर में सांस घुट जाए। तंग गलियों में घूमते सुअर, नंग धड़ंग बच्चे, कुत्ते, रोजमर्रा के झगड़े, बस यह था वह वातावरण जिसमें बचपन बीता। इस माहौल में यदि वर्ण व्यवस्था को आदर्श व्यवस्था कहने वालों को 2-4 दिन रहना पड़ जाए तो उनकी राय बदल जाएगी। इसी बगल में हमारा परिवार रहता था। 5 भाई, 1 बहन, 2 चाचा, 1 ताऊ का परिवार। चाचा और ताऊ अलग रहते थे। घर में सभी कोई ना कोई काम करते थे, फिर भी 2 जून की रोटी ठीक ढंग से नहीं चल पाती थी। तगांव के घरों में साफ सफाई से लेकर खेती बाड़ी, मेहनत मजदूरी सभी काम होते थे। ऊपर से रात बेरात बेगार करनी पड़ती। बेगार के बदले में कोई पैसा या अनाज नहीं मिलता था। बेगार के लिए ना कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गाली गलौज प्रताड़ना अलग, नाम लेकर पुकारने की किसी को आदत नहीं थी। उम्र में बड़ा हो तो ओ चूड़े बराबर, या उम्र में छोटा हो तो अबे चूड़े के, यही तरीका या संबोधन था। अस्पृश्यता का ऐसा माहौल कि कुत्ते बिल्ली गाय भैंस को छूना बुरा नहीं था, लेकिन यदि चूड़े का स्पर्श हो जाए तो पाप लग जाता था। सामाजिक स्तर पर इंसानी दर्जा नहीं था। वे सिर्फ जरूरत की वस्तु थे। काम पूरा होते ही उपयोग खत्म, इस्तेमाल करो, दूर फेंको। हमारे मोहल्ले में एक ईसाई आते थे, नाम था सेवक राम मसीही। चूड़ों के बच्चों को घेर कर बैठ जाते थे, पढ़ना लिखना सिखाते थे। सरकारी स्कूलों में तो कोई घुसने नहीं देता था। सेवक राम मसीही के पास सिर्फ मुझे ही भेजा गया था। भाई तो काम करते थे, बहन को स्कूल भेजने का सवाल ही नहीं था। मास्टर सेवक राम मसीही के खुले, बिना कमरों, बिना टाट चटाई वाले स्कूल में अक्षर ज्ञान शुरू किया था। एक दिन सेवक राम मसीही और मेरे पिताजी में कुछ खटपट हो गई थी। पिताजी मुझे लेकर बेसिक प्राइमरी विद्यालय गए थे, जो कक्षा 5 तक था। वहाँ मास्टर हरफूल सिंह थे। उनके सामने मेरे पिताजी ने गिड़गिड़ाकर कहा था, मास्टर जी थारी मेहरबानी हो जाएगी जो मारे इस जाकत, यानी बच्चे को भी 2 अक्षर सिखा दोगे। मास्टर फूल सिंह ने अगले दिन आने को कहा था। पिताजी अगले रोज फिर गए। कई दिन तक स्कूल के चक्कर काटते रहे। आखिर एक रोज स्कूल में दाखिला मिल गया। उन दिनों देश को आज़ादी मिले 8 साल हो गए थे। गांधी जी के अछूतोद्धार की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती थी। सरकारी स्कूलों के द्वार अछूतों के लिए खुलने शुरू तो हो गए थे, लेकिन जन सामान्य की मानसिकता में कोई विशेष बदलाव नहीं आया था। स्कूलों में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी ज़मीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। त्यागियों के बच्चे चूड़े का कहकर चिढ़ाते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। एक अजीब सी यातनापूर्ण जिंदगी थी, जिसने मुझे अंतर्मुखी और चिड़चिड़ा, तुनक मिजाजी बना दिया था। स्कूल में प्यास लगे तो हैंडपंप के पास खड़े रहकर किसी के आने का इंतजार करना पड़ता था। हैंडपंप छूने पर बावेला हो जाता था। लड़के तो पीटते ही थे, मास्टर लोग भी हैंडपंप छूने पर सजा देते थे। तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे ताकि मैं स्कूल छोड़कर भाग जाऊं और मैं भी उन्हीं कामों में लग जाऊं जिनके लिए मेरा जन्म हुआ था। उनके अनुसार स्कूल आना मेरी अनाधिकार चेष्टा थी। मेरी ही कक्षा में राम सिंह और सुखन सिंह भी थे। राम सिंह जाति से चमार था और सुखन सिंह झीवर। राम सिंह के पिताजी और माँ खेतों में मजदूरी करते थे। सुखन सिंह के पिताजी इंटर कॉलेज में चपरासी थे। हम तीनों साथ साथ पढ़े बड़े हुए, बचपन के खट्टे मीठे अनुभव समेटे थे। तीनों पढ़ने में हमेशा आगे रहे, लेकिन जाति का छोटापन कदम कदम पर छलकता रहा।
बरला गांव में कुछ मुसलमान त्यागी भी थे। त्यागियों को भी तगा कहते थे। मुसलमान तगाओं का व्यवहार भी हिंदुओं जैसा ही था। कभी कोई अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहनकर यदि निकलते तो फप्तियाँ सुननी पड़ती थी। ऐसी फप्तियाँ जो मुझे तीर की तरह भीतर तक उतर जाती थी। ऐसा हमेशा होता था। साफ सुथरे कपड़े पहनकर कक्षा में जाओ तो साथ के लड़के कहते थे, अबे चूड़े का नए कपड़े पहनकर आया है। मैले पुराने कपड़े पहनकर स्कूल जाओ तो कहते, अबे चूड़े के दूर हट, बदबू आ रही है। अजीब हालात थे। दोनों ही स्थितियों में अपमानित होना पड़ता था। चौथी कक्षा में थे। हेडमास्टर बिशंबर सिंह की जगह कलीराम आ गए थे। उनके साथ एक और मास्टर आए थे। उनके आते ही हम तीनों के बहुत बुरे दिन आ गए थे। बात बेबात पर पिटाई हो जाती थी। राम सिंह तो कभी कभी बच भी जाता था, लेकिन सुखन सिंह और मेरी पिटाई तो आम बात थी। मैं वैसे भी काफ़ी कमज़ोर और दुबला पतला था उन दिनों। सुखन के पेट पर पसलियों के ठीक ऊपर एक फोड़ा हो गया था, जिससे हर वक्त पीप बहती रहती थी। कक्षा में वह अपनी कमीज ऊपर की तरफ इस तरह मोड़कर रखता था ताकि फोड़ा फूटा खुला रहे। एक तो कमीज पर पीप लगने का डर था, दूसरे मास्टर की पिटाई के समय फोड़े को बचाया जा सकता था। एक दिन मास्टर ने सुखन सिंह को पीटते समय उस फोड़े पर एक ही घूसा जड़ दिया। सुखन की दर्दनाक चीख निकली, फोड़ा फूट गया। उसे तड़पता देखकर मुझे भी रोना आ गया था। मास्टर हम लोगों को रोता देखकर लगातार गालियां बक रहा था। ऐसी गालियां जिन्हें यदि शब्दबद्ध कर दूं तो हिंदी की अभिजात्यता पर धब्बा लग जाएगा, क्योंकि मेरी एक कहानी बैल की खाल में एक पात्र के मुंह से गाली दिलवा देने पर हिंदी के कई बड़े लेखकों ने नाक ब्यों सिकोड़ी थी। संयोग से गाली देने वाला पात्र ब्राह्मण था। ब्राह्मण यानी ब्रह्म का ज्ञाता और गाली। अध्यापकों का आदर्श रूप जो मैंने देखा वह अभी तक मेरी स्मृति से मिटा नहीं है। जब भी कोई आदर्श गुरु की बात करता है तो मुझे वे तमाम शिक्षक याद आ जाते हैं जो माँ बहन की गालियाँ देते थे, सुंदर लड़कों के गाल सहलाते थे और उन्हें अपने घर बुलाकर उनसे वाहियातपन करते थे। एक रोज़ मास्टर हेडमास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है बे तेरा? ओम प्रकाश। मैंने डरते डरते धीमे सुर में अपना नाम बताया। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे। पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी। चूड़े का है? हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला। जी ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियाँ तोड़ के झाड़ू बना ले। पत्तों वाली झाड़ू बनाना और पूरे स्कूल को ऐसा चमका दे जैसे शीशा। तेरा तो ये खानदानी काम है, जा फटाफट लग जा काम पे। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने स्कूल के कमरे बरामदे साफ कर दिए। तभी वे खुद चलकर आए और बोले, इसके बाद मैदान भी साफ कर दे। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से मेरा सिर और चेहरा अट गया था। मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा के बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा। जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू के काम पर लगा दिया। पूरे दिन झाड़ू देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन मैं कक्षा में जाकर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई पड़ी, अबे ओ चूड़े के मादरचोद, कहाँ घुस गया अपनी माँ? उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर काँपने लगा। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, माँ साहब वो बैठा है कोने में। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली। उनकी उंगलियों का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चों को दबोचकर उठा लेता है। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में ला पटका। चीखकर बोले, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू, नहीं तो गांड में मिर्ची डाल के स्कूल के बाहर काट दूंगा, यानी निकाल दूंगा। भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली। मेरी तरह ही उसके पत्ते सूखकर झड़ने लगे थे। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियाँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार घिर रहा था। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठक गए। बाहर से ही आवाज़ देकर बोले, मुंशी जी यो क्या कर रहा है?
वे प्यार से मुझे मुंशी जी ही कहा करते थे। उन्हें देखकर मैं फफक पड़ा। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए। मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते क्यों हो? ठीक से बोल, क्या हुआ है? मेरी हिचकियाँ बंध गई। हिचक हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी कि 3 दिन से रोज झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई थी। हमेशा दूसरों के सामने तीर कमान बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी घनी मूछें गुस्से में फड़फड़ाने लगी थी। चीखने लगे, कौन सा मास्टर है वो द्रोणाचार्य की औलाद जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? पिताजी की आवाज़ पूरे स्कूल में गूंज गई थी, जिसे सुनकर हेडमास्टर के साथ सभी मास्टर बाहर आ गए थे। कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। कई तरह की कमजोरियां थी पिताजी में, लेकिन मेरे भविष्य को जो मोड़ उस रोज उन्होंने दिया, उसका प्रभाव मेरी शख्सियत पर पड़ा। हेडमास्टर ने तेज आवाज में कहा, ले जा इसे यहाँ से, चूल्हा होके पढ़ाने चला है, जा चला जा, नहीं तो हाड़ गोड़ तोड़वा दूंगा। पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा और लेकर घर की तरफ चल दिए। जाते जाते हेडमास्टर को सुनाकर बोले, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर, यो चूड़े का यहीं पड़ेगा इसी मदरसे में, और यो नहीं, इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। पिताजी को विश्वास था कि गांव के त्यागी मास्टर कलीराम की इस हरकत पर उसे शर्मिंदा करेंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। जिसका दरवाज़ा खटखटाया यही उत्तर मिला, क्या करोगे स्कूल भेज के? या कौवा भी कभी हंस बन सके? तुम अनपढ़ गवार लोग क्या जानो, विद्या ऐसे हासिल न होती। अरे चूल्हे के जाकत को झाड़ू लगवाने को कह दिया तो कौन सा जुल्म हो गया? या फिर झाड़ू ही तो लगवाई है द्रोणाचार्य की तरियां, गुरु दक्षिणा में अंगूठा तो नहीं मांगा, आदि आदि। पिताजी थक हार कर निराश लौट आए। बिना खाए पिए रात भर बैठे रहे। पता नहीं किस गहन पीड़ा को भोग रहे थे मेरे पिताजी। सुबह होते ही उन्होंने मुझे साथ लिया और प्रधान सगवा सिंह त्यागी की बैठक में पहुंच गए। पिताजी को देखते ही प्रधान बोले, अबे छोटन, क्या बात है? तड़के ही तड़के आ लिया? चौधरी साहब, तुम तो कहो थे सरकार ने चूल्हे चमारों के जाकतों यानी बच्चों के लिए मदरसों के दरवाजे खोल दिए हैं, और यहाँ वो हेडमास्टर मेरे इस जाकत को पढ़ाने के बजाय क्लास से बाहर लाके दिन भर झाड़ू लगवावे है। जिब यो दिन भर मदरसे में झाड़ू लगवावे को तो इन तम ही बताओ पड़ेगा कब? पिताजी प्रधान के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। मैं पास खड़ा पिताजी को देख रहा था। प्रधान ने मुझे अपने पास बुलाकर पूछा, कौन सी क्लास में पढ़े हैं? जी चौथी में। मारे महेंद्र की क्लास में ही हो? जी। प्रधान जी ने पिताजी से कहा, फिक्र ना कर, कल मदरसे में इसे भेज देना। अगले दिन रोज डरते डरते मैं स्कूल पहुंचा। डरा डरा कक्षा में बैठ रहा। हर क्षण लगता था अब हेडमास्टर आया, अब आया। जरा सी आहट पर दिल घबराने लगा। उसके बाद स्थिति सामान्य हो गई थी, लेकिन कलीराम हेडमास्टर को देखते ही मेरी रूह कांप जाती थी। लगता जैसे सामने से मास्टर नहीं, कोई जंगली सुअर थूथनी उठाए चिंचियाता चला आ रहा है। गेहूं की फसल कटने के वक्त मोहल्ले के सभी लोग तगांव के खेतों में गेहूं काटने जाते थे। तपती दोपहरी में गेहूं काटना बहुत कष्टप्रद और कठिन होता है। सिर पर बरसती धूप, नीचे तपती जमीन, नंगे पांव में कटे पौधों की जड़ें शूल की तरह तलवों में चुभती थी। उनसे भी ज़्यादा चुभने होती थी सरसों और चने की जड़ों से। चना काटने में एक कठिनाई और थी। चने के पत्तों पर खटाई होती है जो काटते समय पूरे शरीर पर चिपक जाती है। नहाने पर भी कम नहीं होती। कटाई करने वाले अधिकतर चूड़े या चमार ही होते थे, जिनके तन पर कपड़े सिर्फ नाम भर के होते थे। पाँव में जूता होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता था। नंगे पाँव फसल काटने तक बुरी तरह घायल हो जाते थे। फसल कटाई को लेकर अक्सर खेतों में हुज्जत चलती रहती थी। मजदूरी देने में ज़्यादातर तगा कंजूसी बरतते थे। काटने वाले की मजबूरी थी। जो भी मिलता थोड़ी बहुत ना नुकर के बाद लेकर घर लौट आते। घर आकर कुड़ते रहते या तगाओं को कोसते रहते, लेकिन भूख के सामने विरोध दम तोड़ देता था। हर साल फसल कटाई को लेकर मोहल्ले में बैठक होती। 16 पूली पर एक पूली मेहनताना देने की कस्में खाई जाती थी, लेकिन कटाई शुरू होते ही बैठकों के तमाम फैसले कस्में हवा हो जाते थे। 21 पूली पर एक पूली मजूरी मिलती थी।
एक पुली में 1 किलो से भी कम गेहूं निकलता था। भारी से भारी पुली में 1 किलो गेहूं नहीं निकलता था, यानी दिन भर की मजदूरी 1 किलो गेहूं से भी कम। कटाई के बाद बैलगाड़ी या झोटा बुग्गी अर्थात भैंसा बुग्गी में लदाई उतराई अलग, उसका कोई पैसा या अनाज नहीं मिलता था। देर सवेर खलियानों में बैल हाँकने की बेकार सभी को करनी पड़ती थी। उन दिनों गेहूं सफाई के थ्रेशर नहीं हुआ करते थे। बैलों को गोलाई में घुमा घुमाकर गेहूं के पौधों को भूसे की शक्ल में बदला जाता था। फिर भूसे से गेहूं छाछ में से हवा में उछालकर अलग किए जाते थे। यह एक काफ़ी लंबा और थका देने वाला काम था, जिसे अधिकतर चमार या चूड़े ही करते थे। मेरी माँ इन सब मेहनत मजदूरियों के साथ साथ 8-10 तगाओं हिंदू और मुसलमान के घरों तथा घेर यानी मर्दों का बैठकाना तथा मवेशियों को बांधने की जगह में साफ सफाई का काम करती थी। इस काम में मेरी बड़ी बहन, भाभी तथा जसबीर और जनेसर, जो उनके 2 भाई थे, माँ का हाथ बटाते थे। बड़ा भाई सुखवीर तगाव के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। प्रत्येक तगा के घेर में 10 से 15 मवेशी, जिनमें गाय, भैंस और बैल शामिल थे, सामान्य बात थी। उनका गोबर उठाकर गांव से बाहर कुर्नियों पर या उपले बनाने की जगह डालना पड़ता था। प्रत्येक घेर से रोज 5-6 टोकरे गोबर निकलता था। सर्दी के महीनों में यह काम बहुत कष्टप्रद होता था। गाय, भैंस और बैल को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दालानों में बांधा जाता था, जिनमें गन्ने की सूखी पाती या फूस बिछा होता था। रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र पूरे दालान में फैल जाता था। 10-15 दिनों में एक बार पाती बदलनी पड़ती थी या उसके ऊपर सूखी पाती बिछा दी जाती थी। इतने दिनों में दालानों में भरी दुर्गंध से गोबर ढूंढ ढूंढ के निकालना बहुत तकलीफदेह होता था। दुर्गंध से सिर भिन्ना जाता था। इन सब कामों के बदले मिलता था 2 जानवर पीछे, फसल के समय 5 सेर अनाज यानी लगभग 2.5 किलो अनाज। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में 25 सेर यानी लगभग 12 से 13 किलो अनाज। दोपहर को प्रत्येक घर से एक बची खुची रोटी, जो खास तौर पर चूड़ों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। कभी कभी झूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। शादी ब्याह के मौक़ों पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे, तो चूड़े दरवाज़ों के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठ जाते थे। बारात के खाना खा चुकने पर झूठी पत्तलों उन पर टोकरों में डाल दी जाती थी, जिन्हें घर ले जाकर वे झूठन इकट्ठी कर लेते थे। पूरी के बचे खुचे टुकड़े, एक आध मिठाई का छोटा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर बाहें खिल जाती थी। झूठन चटखारे लेकर खाई जाती थी। जिस बारात की पत्तलों से झूठन कम उतरती थी, कहा जाता था कि भुक्कड़ यानी भूखे लोग आ गए हैं बारात में, जिन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता, सारा चट कर गए। अक्सर ऐसे मौक़ों पर बड़े बूढ़े ऐसी बारातों का जिक्र बहुत ही रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे कि उस बारात से इतनी झूठन आई थी कि महीनों तक खा रहे थे। पत्तलों से जो पूरियों के टुकड़े एकत्र होते थे, उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। चारपाई पर कोई कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था। अक्सर मुझे पहरे पर बैठाया जाता था, क्योंकि सूखने वाली पूड़ियों पर कौवे, मुर्गियां, कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे। जरा सी आँख बची की पूड़ियाँ साफ, इसीलिए डंडा लेकर चारपाई के पास बैठना पड़ता था। ये सूखी पूड़ियाँ बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। इन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था। उबली हुई पूरियों पर बारीक मिर्च और नमक डालकर खाने में मज़ा आता था। कभी कभी गुड़ डालकर लुगदी बना लिया जाता था, जिसे सभी बहुत चाव से खाते थे। आज जब मैं इन सब बातों के बारे में सोचता हूँ तो मन के भीतर कांटे उगने लगते हैं। कैसा जीवन था! दिन रात मर खपकर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र झूठन। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। जब मैं छोटा था, माँ के साथ जाता था, माँ पिताजी का हाथ बांटने। तगाओं यानी त्यागियों के खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता। आज जब सोचता हूँ तो जी मितलाने लगता है। अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र आया था, किसी इंटरव्यू के सिलसिले में। गांव से मेरा पता लेकर आया था, रात में रुका। मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया। खाना खाते खाते वह बोला, भाभी जी, आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है।
हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता है। उसकी बात सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हुई, लेकिन मैं काफ़ी देर विचलित रहा। बचपन की घटनाएं स्मृति का दरवाज़ा खटखटाने लगी। सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था। उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। उनके यहाँ मेरी माँ सफाई करती थी। शादी से 10-12 दिन पहले से माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक के अनेक काम किए थे। बेटी की शादी का मतलब था गांव भर की इज्जत का सवाल, कहीं कोई कमी न रह जाए। गांव भर से चारपाइयाँ ढो ढोकर जनवासे में इकट्ठी की थी पिताजी ने। बारात खाना खा रही थी। माँ टोकरा लिए दरवाजे से बाहर बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन माया माँ से सिमटे बैठे थे, इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई और पकवानों की महक आ रही है वह हमें भी खाने को मिलेगी। जब सब लोग खाना खाकर चले गए तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दालान से बाहर आते देखकर कहा, चौधरी जी, इब तो सब खाना खा के चले गए, हमारे जागतों यानी बच्चों को भी एक पत्तल पर धर के कुछ दे दो, वो भी तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। सुखदेव सिंह ने झूठी पत्तलों से भरे टोकरे की तरफ इशारा करके कहा, टोकरा भर तो जूठन ले जा रही है, ऊपर से जागतों के लिए खाना मांग रही है। अपनी औकात में रह चूड़ी। उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बन। सुखदेव सिंह त्यागी के ये शब्द मेरे सीने पर चाकू की तरह उतर गए थे, जो आज भी अपनी जलन से मुझे झुलसा रहे हैं। उस रोज मेरी माँ की आंखों में दुर्गा उतर आई थी। माँ का वैसा रूप मैंने पहली बार देखा था। माँ ने टोकरा वहीं बिखेर दिया था। सुखदेव सिंह से कहा, इसे ठाके अपने घर ले जा, कल तड़के बारातियों को नाश्ते में खिला देना। हम दोनों भाई बहनों का हाथ पकड़कर तीर की तरह उठकर चल दी। सुखदेव सिंह माँ पर हाथ उठाने के लिए झपट रहा था, लेकिन मेरी माँ ने शेरनी की तरह सामना किया था, बिना डरे। उसके बाद माँ कभी इन दरवाज़ों पर नहीं गई और झूठन का सिलसिला भी उस घटना के बाद बंद हो गया था। वही सुखदेव सिंह मेरे निवास पर एक बार आया था। मेरी पत्नी ने गांव देहात के बुजुर्गों के नाते उनका आदर सत्कार किया था। उसने मेरे घर खाना भी खाया था, लेकिन जब वह चला गया तो मेरे भतीजे संजय खैरवाल, जो बीएससी का छात्र है, ने बताया कि चाचा जी, उन्होंने सिर्फ आपके घर खाया है, हमारे घर तो पानी भी नहीं पिया था। मेरे बड़े भाई सुखवीर सुचेत तगा के सालाना नौकर थे। मैं उन दिनों 5वीं कक्षा में था। उनकी उम्र लगभग रही होगी 25-26 वर्ष। गहरे सावले रंग के, लंबे छरहरे कसरती बदन के थे। एक रोज एक जंगली सांड गांव में घुस आया। कई लोगों को उसने अपने नुकीले सिंगों से घायल कर दिया था। तगाओं के घरों यानी घेरों, जहां मवेशी बांधे जाते थे, में घुसकर बैलों, भैंसों और गायों को घायल कर चुका था। लोग छतों पर चढ़कर तमाशा देख रहे थे। किसी तगा में इतना साहस नहीं हुआ कि जंगली सांड को गांव से बाहर निकाल दे। सुखवीर उस समय सुचेत के खेत में लौट रहा था। हो हल्ला सुनकर उसने छत पर चढ़े तगाओं से पूछा तो सांड के बारे में सुना। सुखवीर ने उस सांड को गांव से बाहर सिर्फ एक लाठी के भरोसे खदेड़ा था। उसके हौसले और ताकत ने पूरे गांव में धाक बैठा दी थी। बहुत दिनों तक गांव भर में चर्चा होती रही थी। एक दिन काम से लौटे तो बदन बुखार से तप रहा था। हफ्ते भर बिस्तर पर पड़े रहे, उचित दवा दारू और बिना इलाज के चल बसे। परिवार पर जैसे गाज गिर पड़ी। सब कुछ तितर बितर हो गया था। उस हादसे से पिताजी बुरी तरह टूट गए थे। माँ का हाल यह था कि थोड़ी थोड़ी देर बाद मूर्छित हो जाती थी। भाभी छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी। घर की हालत जो भाई के कारण सुधर रही थी, अचानक एक खतरनाक मोड़ पर आ गई थी। जब से भाई ने काम करना शुरू किया था, कोई भी छोटा भाई, बहन, भाभी किसी तगा के घर में काम करने नहीं जाता था। पिताजी, चाचा मेहनत मजदूरी के लिए, सड़क बनाने वाले ठेकेदार या कोई ऐसा ही काम जो मिल जाए करने लगे थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि भाई के रहते मेरी बड़ी भाभी और छोटी बहन घर से बाहर नहीं निकली। मैं कभी किसी के घर जाकर झाड़ू नहीं लगाई। हमारी बिरादरी में विधवा विवाह को प्रारंभ से ही मान्यता थी। हिंदू परंपराओं की तरह विधवा विवाह हीन दृष्टि से नहीं देखा जाता था। रिश्तेदारों, गांव के बुजुर्गों की मौजूदगी में मेरे दिवंगत भाई सुखवीर के ससुर ने अपनी विधवा बेटी का रिश्ता सुखवीर से छोटे जसवीर से तय कर दिया था, जिसे सामाजिक तौर पर सभी ने स्वीकृति दी थी। उस समय बड़े भाई का एक बड़ा बेटा नरेंद्र लगभग 1.5 वर्ष का था और भाभी गर्भवती थी। देवेंद्र भाई की मृत्यु के 6-7 माह बाद हुआ था। इस घटना के बाद परिवार का पूरा बोझ जसवीर के कंधों पर आ पड़ा था।
गांव में जो मिलता था उससे गुजारा नहीं था। घर की आर्थिक स्थिति नाजुक थी। एक दिन तीरथ राम एंड कंपनी के साथ जसवीर आदमपुर चला गया था। उन दिनों आदमपुर यानी पंजाब में भारतीय वायुसेना के लिए हवाई अड्डे बन रहा था। कुछ ही दिनों बाद वह कंपनी बागडोगरा यानी बंगाल का हवाई अड्डा बनाने चली गई थी। कई महीनों बाद बागडोगरा से जसवीर का खत आया था। बंगाल का नाम सुनते ही माँ ने राहट मचा दी थी। माँ की स्मृति में बंगाल की धारणा उन दिनों प्रचलित धारणाओं और मान्यताओं पर आधारित थी, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर क्रांतिकारियों का बंगाल नहीं था, काले जादू टोने टोटको का बंगाल था, जहाँ औरतें आदमी को जादू से बकरा बनाकर आंगन में बांध लेती हैं। जिस दिन से खत मिला था, माँ दिन रात रोती रहती थी। एक बेटा दुनिया से चला गया, दूसरा परदेश। घर पर मनुष्यत छा गई थी। भाभी बीमार रहने लगी थी। घर में रोटी के लाले पड़े हुए थे, जो मिल जाता था खा लेते थे। ना कोई हंसता था, ना एक दूसरे से कुछ बोलता था। भाभी गुमसुम घुटनों में सिर दिए बैठी रहती थी, जैसे हर कोई अपने अपने खोल में उलझ गया था। मैं 5वीं कक्षा पास कर चुका था, 6ठी में दाखिला लेना था। गांव में ही त्यागी इंटर कॉलेज बल्ला था, जिसका नाम बदलकर अब बल्ला इंटर कॉलेज बल्ला कर दिया गया है। घर के जो हालात थे, उनमें दाखिला लेने का तो सवाल ही नहीं उठता था। जहां रोटी ही नसीब ना हो, वहां पढ़ाई की बात कोई कैसे सोच सकता है। स्कूल के साथियों को किताबें लिए जाते देखता तो मन भारी हो जाता था। मुझसे बड़े भाई जनेसर थे। हम दोनों सुबह ही घर से निकल जाते थे। खेतों में घूम घूम कर जंगली घास अपनी भैंस के लिए एकत्र करते थे। मृत्यु से कुछ दिन पहले सुखवीर ने एक भैंस सुचेत तगा से बटाई पर ली थी। बियाने पर कुछ न कुछ आमदनी होने की संभावना थी। हम दोनों भाई उसकी सेवा में लगे रहते थे। दोपहर बाद मेरी जिम्मेदारी थी सूअर चराने की। सूअर हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा थे। शादी ब्याह, हारी बीमारी, जीवन मृत्यु, सभी में सूअर की महत्ता थी। यहाँ तक कि पूजा अर्चना भी सूअर के बिना अधूरी थी। आंगन में घूमते सूअर जिंदगी के प्रतीक नहीं बल्कि सामाजिक समृद्धि के प्रतीक थे, जो आज भी वैसे ही हैं। हाँ, शिक्षित वर्ग अभी भी प्रतिशत कम है, ने स्वयं को इन मान्यताओं से अलग कर लिया है। यह किसी सुधारवादी दृष्टिकोण के तहत नहीं बल्कि हीन भावना के कारण है। यह हीन भावना पढ़े लिखे लोगों में कुछ ज़्यादा ही है, जो सामाजिक दबावों के कारण है। एक दिन मैं सूअर चराकर वापस घर लौट रहा था। रास्ते में सुखन सिंह मिल गया था। उसने रोककर पूछा, क्यों मदरसे जाना छोड़ दिया, आगे नहीं पढ़ेगा? मैंने इनकार से सिर हिलाया। वह बहुत दूर तक स्कूल के नए परिवेश की बात करता रहा। जहाँ पहले प्राइमरी स्कूल में चटाई पर बैठते थे, वहाँ कुर्सी और डेस्क थे। मास्टर पिटाई भी कम करते थे। हर एक विषय का एक अलग मास्टर था। जब घर लौटा तो मन उदास था। भीतर ही भीतर कुछ पिघल रहा था। स्कूल ना जा पाने की व्यवस्था ने निराश कर दिया था। बार बार इंटर कॉलेज की भव्य इमारत आंखों के सामने घूम रही थी। घर पहुंचते ही मैंने माँ से कहा, माँ मरना स्कूल जाना है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी डबडबाई आंखें देखकर माँ को भी रोना आ गया था। माँ जब रोती थी तो एक सुर में शिकवे शिकायत बाहर आने लगते थे, जिसे सुनकर आस पड़ोस की औरतें माँ के इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती थी। वे जितना माँ को समझाने का यत्न करती, माँ उतने ही जोर से रोती थी। भाभी अलग बैठी सुबक रही थी। वैसे भी भाई की मौत ने उसे अलग थलग सा कर दिया था। भाभी के पास गहनों के नाम पर चांदी की एक पाजेब थी, जिसे वह हमेशा अपने शादी के कपड़ों में सहेज कर रखती थी। माँ का रोना धोना जारी था। भाभी ने अपना टिन का बक्सा खोला और वह पाजेब लाकर माँ के हाथ में रख दी। इसे बेच के लल्ला जी का दाखिला करा दो। आस पड़ोस की औरतें मेरी भाभी के इस स्नेह को देखकर अभिभूत हो गई थी। मैं खुद भाभी से लिपट कर रोया था। उस वक्त मुझे अपने बड़े भाई सुखवीर की बहुत याद आई थी। वह दिन आज भी मेरे भीतर हौसला जगाता है। पिताजी ने भाभी को बहुत मना किया, ना बहू इसे ना बेच, मैं कुछ ना कुछ करके इसे स्कूल भेजूंगा। तू फिक्र ना कर, एक यही तो चीज़ है तेरे पास, उसे भी बेच दे, रख ले इसे। भाभी नहीं मानी और जिद करके माँ के हाथों में वह पाजेब दे दी। वैद्य सत्यनारायण शर्मा पुरोहित गिरी के साथ साथ चांदी सोने के जेवर गिरवी रखने, खरीदने और सूद पर रुपया चलाने का धंधा करते थे। माँ ने पाजेब उनके पास गिरवी रख दी। इस तरह 6ठी कक्षा में मेरा दाखिला हुआ था। राम सिंह सुखन सिंह दूसरे सेक्शन में थे। मेरा रोल नंबर सबसे आखिरी में था, इसीलिए मैं सबसे पीछे बैठता था। मेरे पास वाली सीट श्रवण कुमार शर्मा की थी। वैसे तो पहली कक्षा से हम लोग साथ थे, लेकिन पास
पास बैठने से घनिष्ठता बढ़ गई थी। श्रवण कुमार सुंदर और बेहद आकर्षक था, लड़कियों जैसा नाजुक। हम दोनों के बीच जाति कभी नहीं आई। यह एक अलग अलग अनुभव था। मेरे साथियों में राम सिंह और सुखन सिंह भी थे, लेकिन सुखन सिंह मेरे घर कभी नहीं आया था। अक्सर मैं उसके घर जाता था, साथ पढ़ते थे, बैठते थे। बाद में हमारे संबंध पारिवारिक स्तर पर भी बने। आज उनका बड़ा बेटा रजनीश मुझे और मेरी पत्नी को बहुत आदर देता है। शायद सुखन सिंह ने हिचकिचाहट थी जो श्रवण कुमार में नहीं थी। उन दिनों श्रवण कुमार और मेरे बीच एक तीसरा मित्र और जुड़ गया था। नाम था चंद्रपाल वर्मा, जो मांडला गांव का रहने वाला था, जाति से गुजर। वह हमेशा श्रवण कुमार को तंग किया करता था। कभी उसके गाल नोच लेता था, कभी उसे धक्का मार देता था, कभी किताबें छिपा देता था। यह लगभग हर रोज होता था। तो दोस्तों, जूठन के अध्ययन के क्रम में आज हम यही रुकते हैं। यह पहला खंड था इस आत्मकथा का। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर भी करें। बहुत जल्दी ही आपके सामने इस आत्मकथा का दूसरा भाग लेकर मैं प्रस्तुत होता हूं। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। कृपया आप अपना सहयोग मुझ तक बनाए रखें, और अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।